हेलो स्टूडेंट्स, ई क्लासेस बाय मनीष सर में मैं मनीष शंकर तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रूसी क्रांति के अगले एपिसोड को, जिसमें हम जानेंगे कि अक्टूबर के बाद क्या बदला। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा स्क्रीन पर चलिए देख लेते हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं रूसी साम्राज्य 1914 के बारे में। फिर हमने देखा था रूस की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना और वहाँ के उद्योगों के बारे में जानकारी ली थी हमने। रूस में समाजवाद किस तरह से आया ये जाना हमने। 1905 की क्रांति, मतलब क्रांति की शुरुआत जो होती है वह 1905 से होती है, इसीलिए हम इसको उथल पुथल का समय भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो क्रांति होती है इसमें ड्यूमा के बारे में आप लोगों ने जाना। 1905 की क्रांति के बाद जार ने पहली बार निर्वाचित प्रतिनिधि सभा को अपनी सहमति, अपनी अनुमति दी थी। हालांकि वो बार बार उसको भंग किए जा रहा था, लेकिन 1905 की क्रांति ने रूसी मजदूरों को, रूसी नागरिकों को, रूस के किसानों को उनके लोकतांत्रिक हकों का एहसास करा दिया था। इसके बाद हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार आ गया, पहला विश्व युद्ध, जिसमें रूस पराजित होने लगा, बुरे तरीके से पराजित हुआ, हालात बहुत बुरे हो गए, बद से बदतर हो गए। रूस का जो सबसे प्रमुख शत्रु था वह था जर्मनी। इसको आप याद रखिएगा, जर्मनी उसका सबसे प्रमुख शत्रु था। इसके बाद जब रूस के हालात बिगड़ते हैं, जो बड़े अमीर लोग थे, धनवान लोग थे, उनके पास खाने के लिए पर्याप्त चीज़ें थीं, इधर मजदूरों की कॉलोनी में खाने को कुछ भी नहीं थे, फाका कसी का वक्त उनके पास आ गया था। ऐसी स्थिति में जब वो रिहायशी फैशनेबल इलाकों में आते हैं और देखते हैं दुकानों पे पाव रोटियाँ के भंडार लगे हुए हैं, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते और वे बगावत कर उठते हैं। फरवरी की क्रांति होती है और जार को अपनी सत्ता से बेदखल होना पड़ता है। इसके बाद में अंतरिम सरकार आती है, लेकिन अंतरिम सरकार भी उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती जिनको लेकर के मजदूरों ने क्रांति की थी। बोल्शेविकों का नेता जो थे अपने लेनिन, ये भी वापस आ चुके होते हैं और इनके नेतृत्व में अक्टूबर क्रांति होती है और एक लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन होता है और इस तरह से सोवियतों ने मिलकर और सैनिक क्रांतिकारियों ने मिलकर एक नई बोल्शेविक सरकार का यहाँ पर गठन कर लेते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि फरवरी की क्रांति जब हुई थी तो फरवरी के बाद हमने देखा था कि क्या हुआ था। अक्टूबर की क्रांति हो चुकी है। अक्टूबर की क्रांति में हम लोगों ने बहुत अच्छे से ये देखा लास्ट एपिसोड में, पिछले वीडियो में, कि बोल्शेविकों का और सैनिक क्रांतिकारियों का, इनका शहरी क्षेत्रों में, मॉस्को, पेट्रोग्राद, इन इलाकों में आधिपत्य हो गया था। अभी भी बहुत सारे ऐसी जगह थी रूस में जहां पर इनका कब्जा नहीं हो पाया था। तो हम देखते हैं कि रूस में अक्टूबर के बाद क्या बदला। चलिए हम आरंभ करते हैं। परिचय के रूप में अगर हम जानें तो देखते हैं कि बोल्शेविक्स, अब ये नाम आपके लिए अपरिचित शब्द नहीं है। बोल्शेविक्स मतलब जिनका नेता लेनिन था, बोल्शेविकों के नेतृत्व में क्रांति हुई। बोल्शेविक क्रांति भी हम फरवरी या अक्टूबर की जो रूसी क्रांति थी उसको हम कहते हैं। ये बोल्शेविक जो थे ये निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह से खिलाफ थे। ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज़ रूस जैसे देश में हो। ज़्यादातर उद्योगों का और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था, मतलब ये सरकार के अधीन हो चुके थे। इनकी क्वालिटी कंट्रोल का काम गवर्नमेंट के पास आ चुका था। अंतरिम सरकार इसको देख रही थी। गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट के नियंत्रण में ये बैंक और उद्योग चल चुके थे। ज़मीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था। जो भी ज़मीन थी रूस में सारी की सारी अब किसी नवाब की, किसी सामंत की ज़मीन नहीं थी। अब वो पूरी की पूरी ज़मीन शासकीय संपत्ति, सामाजिक संपत्ति घोषित हो चुकी थी और किसानों को सामंतों के कब्जों में जो ज़मीन थी, ये जो फोटो दिख रही है आपको, ये एक सामंत का प्रतीक है। सामंत अपने जबड़ों में, अपने कब्जों में जिस ज़मीन को रखे हुए थे, उस ज़मीन को किसानों को ये छूट दे दी गई कि वे जाएं और उस ज़मीन को अपने कब्जे में ले लें। इस तरह से रूस में सामाजिक परिवर्तन आपको दिखाई देने लगा कि किस तरह से ज़मीनें जो थीं वह सामाजिक संपत्ति घोषित हो गई और सामंतों के पास जो ज़मीनें थीं उन पर
कब्जा हो गया किसानों का और किसानों को इसकी खुली छूट दे दी गई कि जाओ और उन ज़मीनों पर कब्जा कर लो जिन पर नवाबों का, सामंतों का कब्जा है। शहरों में बोल्शेविकों ने एक और काम किया। उन्होंने देखा कि बहुत बड़े बड़े मकान बने हुए हैं और उन मकानों में बहुत रिच आदमी, बहुत अमीर लोग रह रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि मकान मालिकों के लिए, उनके उपयोग के लिए एक पर्याप्त हिस्सा छोड़ दिया कि भाई आप इस हिस्से में अपना निवास, रहन सहन, गुजर बसर करो, लेकिन बाकी का जो हिस्सा बचता है उन हिस्सों में उन छोटे छोटे हिस्से करके उन बड़े बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए और उन छोटे छोटे हिस्सों में बेघर बार लोगों को और ज़रूरतमंद लोगों को रहने के लिए जगह उपलब्ध करा दी गई। ये इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि बोल्शेविकों ने ग्रामों में क्या परिवर्तन किया। गाँवों में किसानों को ये छूट दे दी कि जाओ आप सामंतों की ज़मीनों पर कब्जा कर लो। शहरों में क्या बोल दिया उन्होंने, शहरों में जो मजदूर थे, बेघर बार लोग थे, ज़रूरतमंद लोग थे, उनको बड़े बड़े मकान थे जिन पर धनवान लोग, अमीर लोगों का कब्जा था, अभिजात्य वर्ग का कब्जा था, उनकी खुद की निजी संपत्ति थे वो। और चूंकि बोल्शेविक निजी संपत्ति के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने निजी मकानों को अपने कब्जे में ले लिया और मकान मालिक से बोला कि आप अपने उपयोग के लायक जगह चुन लीजिए और जो शेष जगह बचती है उसको ज़रूरतमंद लोगों को और बेघर बार लोगों को दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने एक काम और किया कि जो अभिजात्य वर्ग था पुरानी पदवियों का इस्तेमाल करता था। जैसे हमारे यहाँ होती है ना गाँव में, किसी को हम पटेल बोलते हैं, कोई मुकद्दम होता है, कोई भोई होता है, चौधरी, जमींदार, इस तरह के तमाम नाम हमारे गाँव में हमको सुनाई दे जाते हैं। ये क्या था, जैसे हमारे देश में अंग्रेज़ों के समय में ये उपाधियाँ दी गई थी, ये पदवियाँ दी गई थी। इसी तरह से जार के साम्राज्य में अभिजात्य वर्ग को, कुलीन वर्ग के लोगों को, गांव के कुछ जो नामी गिरामी लोग थे, उनको इस तरह की उपाधियां दी गई थी। तो बोल्शेविकों ने कहा अब इन पटेलों का, मुकद्दमों का, जमींदारों का कोई रोल नहीं है, इनको इनकी पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाती है। तो ये ग्रामों में और ये शहरों में इस तरह से आपने ये बड़ा परिवर्तन आपने देखा। इसके साथ साथ इस परिवर्तन को और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। भाई बोल्शेविकों ने आदेश दे दिया, सरकार बदली है, जब सरकार बदलेगी तो उसका बदलाव जनता के सामने कैसे दिखाई दे। तो बोल्शेविकों ने एक काम और किया, परिवर्तन को साफ दिखाने के लिए कि किस तरह से अभी तक वहाँ पर जारशाही का, अंतरिम सरकार का कुशासन जो था उनकी नज़रों में, वो अब बोल्शेविकों के शासन में परिवर्तित हुआ है। तो इस परिवर्तन को दिखाने के लिए सबसे पहले उन्होंने सेना और सरकारी अफसरों की जो वर्दियां थी उनको बदल दिया। और इस बदलाव के लिए उन्होंने क्या किया, 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की। उस परिधान प्रतियोगिता का रिजल्ट ये निकला कि उसमें एक सोवियत टोपी जिसको बुदियोनोव का कहा जाता था, उसका उन्होंने चुनाव किया। इस तरह की वो टोपी हुआ करती थी, इसका चुनाव उन्होंने किया। बीच में स्टार लगा होता था और आजू बाजू ये कान की तरह बने हुए होते हैं, इसको इस तरह से पहना जाता था। हमारे देश में भी हम लोग देखते हैं कि जब भी सरकारों में परिवर्तन होता है, हालांकि लोकतांत्रिक तरीके से होता है ये परिवर्तन, लेकिन इसके बावजूद भी जब नई सरकार आती है तो वह पुरानी सरकारों की बहुत सारी व्यवस्थाओं को बदल देती है। बोल्शेविकों ने भी यही किया। उन्होंने बदलाव को स्पष्ट दिखे इसके लिए पहले तो कार्यक्रम शुरू किए। गाँवों में किसानों को ये बोल दिया कि तुम सामंतों की ज़मीनों पर कब्जा कर लो, खुली छूट है तुमको, जाओ लूट लो ज़मीनों को। दूसरी तरफ शहरों में जो बड़े बड़े मकानों के मालिक थे, उन मकान मालिकों को अल्टीमेटम दे दिया गया कि आप अपने ज़रूरत का हिस्सा चयन कर लो, वहाँ पे अपनी गुजर बसर करो, बाकी का जो हिस्सा है उसके छोटे छोटे कमरे बना करके उसमें ज़रूरतमंद लोगों को रखा जाएगा। ये तो जनता के बीच परिवर्तन दिखने लगा, लेकिन आँखों से परिवर्तन दिखे उसके लिए उन्होंने क्या किया, सरकार के जो सैनिक थे, जो सेना के लोग थे, जो अफसर थे, उनकी यूनिफॉर्म मतलब वर्दियों में बदलाव कर दिया। और इस बदलाव के लिए उन्होंने एक बाकायदा परिधान कंपटीशन, मतलब एक तरह से कहें तो हम ड्रेस कंपटीशन उन्होंने आयोजित किया, परिधान प्रतियोगिता आयोजित की और उसमें उन्होंने एक सोवियत टोपी बुदियोनोव का चयन किया। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि और अक्टूबर के बाद क्या क्या बदला। एक चीज़ और हुई, पहले भी हम देख चुके थे कि बोल्शेविक पार्टी का नाम लेनिन ने बदल दिया था।
इस बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर अब क्या हो गया था, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, और ब्रैकेट में बोल्शेविक हो गया था। बोल्शेविक का अर्थ बहुमत होता है, ये बात आप लोग जानते ही हैं। नवंबर 1917 आता है, अब ध्यान रखिएगा, बात आती है नवंबर 1917 की। बोल्शेविकों को अब संविधान सभा के लिए चुनाव कराना पड़ रहा था। क्योंकि वे इस वादे के साथ आए थे कि अंतरिम सरकार संविधान सभा के लिए चुनाव कराए और जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वे नया संविधान का निर्माण करेंगे और उस संविधान के मुताबिक रूस का शासन चलाया जाएगा। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम होता है। संविधान सभा के लिए जो चुनाव होते हैं उन चुनावों में बहुमत नहीं मिल पाता बोल्शेविकों को। बोल्शेविकों ने संविधान सभा का चुनाव तो कराया, लेकिन इन बोल्शेविकों को लेनिन के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव में बहुमत नहीं मिला। जनवरी 1918 में बोल्शेविकों के सारे प्रस्ताव को असेंबली ने खारिज कर दिया। भाई, नई संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चुनकर आई, और जब वो नई असेंबली आई तो उसने बोल्शेविकों द्वारा सरकार चलाने के जो प्रस्ताव रखे गए थे उन सारे प्रस्तावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हम बोल्शेविकों के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते। बोल्शेविकों के जो प्रस्ताव उन्होंने ड्यूमा के अंतर्गत रखे हैं उनको खारिज किया जाता है। जब ये बात आई तो लेनिन को ये बात नागवार गुजरी। उनको लगा कि अभी अभी हमने सरकार बनाई है, अभी अभी क्रांति खत्म की है, क्रांति में हमने सफलता अर्जित की है, और असेंबली में ये चुनाव में हार कैसे हो गई। इस हार को लेनिन पचा नहीं पाया। उसने उस असेंबली को बर्खास्त कर दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और लेनिन का इसके पीछे तर्क था, उसका ये मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस इस संविधान सभा से ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। ऐसा क्यों बोल रहा था? अच्छा, वो रूस की जो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस है उसमें जितनी भी सोवियतों का गठन रूस में किया गया था उन सारी सोवियतों के प्रतिनिधि उसमें भाग लेते थे, उन प्रतिनिधियों की उसमें भागीदारी होती थी। और इसीलिए लेनिन ने कहा कि ये संविधान सभा जो चुनी गई है, ये असेंबली जो चुनी गई है, ये अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई थी, इसलिए हम इसको लोकतांत्रिक संस्था नहीं मानते, हम अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को लोकतांत्रिक संस्था मानते हैं और इसी को दर्जा देते हैं कि यही अब रूस के भाग्य का निर्माण करने के लिए संविधान तैयार करेगी। मार्च 1918 की बात है। बोल्शेविक्स के बहुत सारे राजनीतिक सहयोगी हुआ करते थे। उन सारे राजनीतिक सहयोगियों ने 3 मार्च 1918, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये डेट, आप ध्यान रखिएगा। ये एक मज़ेदार चैप्टर है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा इसमें कि मैंने आपको शुरुआती वीडियो में बताया था कि रूस का प्रमुख शत्रु कौन था? जर्मनी। अब बात जर्मनी की यहाँ पर एंट्री किस तरह से होती है आप इसको देखिएगा। 3 मार्च 1918 की बात है। यहाँ पर जो बोल्शेविक्स थे उनके बहुत सारे राजनीतिक सहयोगी हुआ करते थे, ये इस तरह से बहुत सारे राजनीतिक सहयोगी थे। उनसे इन्होंने चर्चा की कि यार एक काम करें, अपन जर्मनी से कुछ संधि वगैरह कर लें क्या? तो इन सारे राजनीतिक सहयोगियों ने कहा नहीं, जर्मनी से किसी भी तरह की कोई संधि करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बोल्शेविकों के नेता लेनिन जो थे वो ये चाहते थे कि देश में शांति बने, देश में जो जर्मनी के कब्जों में जिस तरह से वो कुछ आयात निर्यात वाले समुद्री रास्ते कब्जे में आ गए थे तो वो खुल जाएं, देश का विकास होने लगे, तो जर्मनी से संधि करने की इच्छा वो रखते थे। लेकिन अन्य सहयोगी इसके लिए असहमत थे। तब भी बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क के जर्मनी से संधि कर ली। ब्रेस्ट लिटोव्स्क जर्मनी का एक शहर था, वहाँ इन्होंने जाकर जर्मनी से संधि कर ली और इस संधि में जर्मनी को बहुत नुकसान हुआ। हालांकि इस संधि की क्या बातें थी ये इस आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये संधि क्या थी। तो इसी वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस संधि में क्या था। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। लेनिन किसी भी तरह से ये चाहते थे कि रूस का विकास हो, रूस एक नए विकास पथ की तरफ चल पड़े और इसके लिए वे किसी भी तरह की शत्रुता को
अपने आड़े नहीं आना चाहते थे, नहीं लाने देना चाहते थे। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी इनका प्रमुख शत्रु था। जर्मन उच्चारण के कारण सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया। इसलिए जर्मनी के खिलाफ लोगों के अंदर दुर्भावना भरी हुई थी। लेकिन जो सहयोगी थे, इन सारी लोगों की बातों को नकारते हुए लेनिन ने जर्मनी के साथ संधि कर ही ली। ये संधि के नतीजे क्या थे, इस संधि की बातें क्या थी, हम इसी वीडियो में आगे संक्षिप्त में बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि एक बार स्टालिन ने कहा था कि हमारे जो लेनिन साहब हैं उनमें रॉबेस्पियर मैक्सिमिलियन दिखता है। आप सोचिए, फ्रांसीसी क्रांति में जो आतंक की सरकार चलाई थी, आतंक का राज चला था 1793 से 1794 के बीच, उसके मुखिया रॉबेस्पियर मैक्सिमिलियन, जिसको गिलोटिन पर बाद में फांसी पर चढ़ा दिया गया, और व्लादिमीर लेनिन के बीच कोई तुलना हो सकती है क्या? इसको समझिए आप लोग, और समझने के बाद मनन कीजिए आप लोग। हम अगले वीडियोज़ में इन बातों पर भी डिस्कस करेंगे जब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। आपको एक बात बता दूंगा मैं कि रूस में अखिल सोवियत रूसी कांग्रेस जो थी वह एकमात्र ऐसी संस्था हो गई जिसको रूस की संसद का दर्जा दे दिया गया। और उस संस्था के लिए, उस संस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए अब चुनाव किए जाने लगा। वहाँ पर रूस में एक दलीय शासन व्यवस्था लागू कर दी गई और लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी एकमात्र पार्टी हो गई जो उस रूसी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव में भाग ले सकती थी। तो इस तरह से यूरोप के अंदर रूस जो है एक दलीय शासन व्यवस्था वाला राष्ट्र बन गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इस तरह से आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी जो है वह अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। चलिए ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि के बारे में आपको बता दूं मैं कि लेनिन को जर्मनी जैसे शत्रु देश के साथ आखिर इस संधि की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। तो इसका कारण आपको बता दूं कि जो अप्रैल थीसिस थी, ये तो आप जानते हैं कि अप्रैल थीसिस में जो उसने वचन दिए थे उसमें एक पहला वचन क्या था? युद्ध की समाप्ति। तो जिसने युद्ध समाप्ति का वचन दिया हो तो अपने इस वचन को निभाने के लिए, युद्ध को समाप्त करने के लिए उसने जर्मनी से ये संधि करना आवश्यक थी। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की हालत वैसी खराब हो चुकी थी और युद्ध को जारी रखना मतलब रूस की स्थिति को और ख़राब करना था। ऐसे में लेनिन को यही उचित लगा कि जर्मनी के साथ संधि कर ली जाए। हालांकि इस संधि से रूस को पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया और फिनलैंड जैसे भौगोलिक क्षेत्रों को गंवाना पड़ा। ये वही भौगोलिक क्षेत्र थे जहां पर रूस का 1/3 कृषि भूमि, 1/3 जनसंख्या, 2/3 कोयला खदान और आधे से ज़्यादा भारी उद्योग आते थे। इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बावजूद भी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि लेनिन के द्वारा की गई। तो ये आप लोगों ने लेनिन के द्वारा की गई ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि देख ली और क्यों उसके सहयोगी इसके लिए असहमत थे ये भी आप अब समझ चुके होंगे। इसके पहले मैं आपको बता रहा था कि रूस जो है अब एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था। क्योंकि अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब लेनिन ने देश की संसद का दर्जा दे दिया था और इस संसद में भाग लेने के लिए केवल और केवल एक ही पार्टी भाग ले सकती थी और वह पार्टी थी बोल्शेविक्स पार्टी, जिसको नाम बदल दिया गया था। क्या नाम रखा गया था? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक। ट्रेड यूनियनों पर भी पार्टी का नियंत्रण बरकरार रहा। किसी भी तरह से ट्रेड यूनियंस उस पार्टी की छतरी से बाहर नहीं हो पाई, उन पर पूरा नियंत्रण बोल्शेविक पार्टी का बना रहा। अब हम बात करते हैं गुप्तचर पुलिस की। जैसे ही बोल्शेविकों ने सत्ता संभाली, बोल्शेविकों की सरकार बनी, गुप्तचर पुलिस, जिसको पहले चेका के नाम से जाना जाता था, जब जारशाही थी, जब जार का शासन था, तब भी गुप्तचर पुलिस हुआ करती थी। उस समय इस पुलिस का नाम था चेका, लेकिन बोल्शेविक्स ने इसका नाम ओजीपीयू और एनकेवीडी कर दिया। इसका एक काम था, यह करती क्या थी? यह बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। अब आपको याद आ गया होगा रॉबेस्पियर मैक्सिमिलियन।
वह भी तो यही करता था कि गणतंत्र की आलोचना करने वालों को न केवल दंडित करता था, बल्कि वह तो उनको न्यायालय में मुकदमा चलाकर गिलोटिन पर मृत्युदंड दे देता था। तो बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को भी ये जो OGPU है, NKVD है, ये दंडित करने का काम करती थी। बोल्शेविक्स पार्टी के साथ में बहुत सारे युवा लेखक, बहुत सारे युवा कलाकार भी जुड़ने लगे थे। ऐसा क्यों? रूस में इसके पहले जारशाही थी, राज व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जहाँ पर लेखकों को, कलाकारों को काम करने के कुछ बहुत ज़्यादा अवसर उपलब्ध नहीं थे। इसके बाद आई अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार और बोल्शेविक्स के बीच जो घमासान मची रही, उसमें भी इन लोगों को कोई अवसर उपलब्ध नहीं हो पाए। जो बोल्शेविक्स थे वे समाजवाद के प्रति, अपने परिवर्तन के जो उन्होंने विचार प्रकट किए थे उसके प्रति समर्पित थे। देश को बदलने के लिए जो कहते थे वह करने में जुट चुके थे, और ये चीज़ युवा लेखकों को और कलाकारों को भा गई, बहुत अच्छी लगी, और वे उस पार्टी से साइन अप होने लगे, उस पार्टी से जुड़ने लगे। अक्टूबर 1917 के बाद जो ऐसे कलाकार जुड़े थे बोल्शेविक पार्टी के साथ में, उन्होंने नए नए प्रयोग शुरू कर दिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्ल मार्क्स और लेनिन की बातचीत दिखा रहे हैं, जबकि दोनों अलग अलग पीढ़ियों के हैं। इसके बावजूद भी दोनों को साथ दिखाया गया। दीवालों पर पीछे स्टालिन को भी शायद इसमें दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि नए नए प्रयोगों का यहाँ पर शुरू किया गया। दीवालों पर लाल रंग का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जो होता है सामान्य तौर पर, आप लोग कह सकते हैं कि जब व्यवस्था बदलती है, जब चीज़ें बदलती हैं, तो लोग उससे जुड़ते हैं और अपनी छवि को जनता के सामने पेश करने के लिए लेखकों और कलाकारों के माध्यम से नए नए प्रयोग किए जाते हैं, ताकि पब्लिक के आंखों में परिवर्तन दिखाई देने लगे। आजकल ये काम सोशल मीडिया से किया जाता है, लेकिन बहुत जल्दी इन सारे कलाकारों को निराशा हाथ लगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बोल्शेविक्स ने बहुत सारे प्रतिबंध लागू कर दिए थे, और इस सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोहभंग होने लगा था। हम लोगों ने देखा कि बोल्शेविक्स ने युद्ध समाप्ति का वादा किया था, तो उन्होंने जर्मनी के साथ में ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि कर ली। सारे सहयोगी बोल रहे थे मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, लेकिन लेनिन नहीं माने और उन्होंने रूस की भलाई के लिए ये काम किया। लिटोव्स्क की संधि के बाद में रूस में सुधार हुए, आर्थिक सुधार भी हुए। जब ये परिवर्तन आने शुरू हो गए तो अनेक युवा कलाकार इस पार्टी के साथ जुड़ते चले गए। इन युवा कलाकारों को वहाँ पर अच्छा लगा, लेकिन बोल्शेविक्स बहुत कठोर अनुशासन वाले कैडर बेस्ड पार्टी हुआ करते थे। जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि लेनिन ये चाहता था कि उसकी पार्टी बहुत ही अनुशासन प्रिय हो और कठोरता के साथ में नियमों का पालन करे। अनेक तरह की सेंसरशिप बोल्शेविकों ने लागू कर दी, और ये जो सेंसरशिप थी ये कलाकारों को, लेखकों को रास नहीं आई, और उनका मोह भंग इस पार्टी से होने लगा। इसके पहले हम बात कर चुके हैं कि रूस की राजधानी पेट्रोग्राद और मॉस्को जैसे शहरी क्षेत्रों में तो बोल्शेविकों का बोलबाला था, लेकिन अभी भी अनेक ऐसे गैर बोल्शेविक्स और सामाजिक क्रांतिकारी थे। बोल्शेविक जो थे वे सामाजिक लोकतांत्रिक थे, लेकिन इनके विरोधी जो थे वे सामाजिक क्रांतिकारी थे, जो अपनी पार्टी में सभी तरह के लोगों को साइन अप कराने के लिए तैयार हुआ करते थे। साथ में जारशाही मतलब जो राजा के समर्थक लोग थे, उन लोगों का बोल्शेविकों से विरोध हुआ करता था। अब इस विरोध को प्रकट करने के लिए गैर बोल्शेविकों का, जारशाही समर्थकों का एक गुट तैयार हो गया, और ये किसी भी तरह से सशस्त्र या अन्य तरीकों से इन बोल्शेविकों से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, और इन्होंने अपनी योजनाएं बनाना शुरू कर दी। तो बोल्शेविकों और गैर बोल्शेविकों के बीच में रूस में जो युद्ध की स्थिति बनी उसको हम बोलते हैं सिविल वार, और इस तरह से इस युद्ध की स्थिति को सिविल वार मतलब हिंदी में बोलते हैं गृह युद्ध। तो चलिए हम देखते हैं कि रूस में गृह युद्ध के हालात कैसे बने। जब बोल्शेविकों ने ज़मीनों के पुनर्वितरण का आदेश जारी कर दिया तो रूस की सेना टूटने लगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ज़्यादातर जो सिपाही थे वे या तो किसानों के परिवार से आते थे या खुद ही किसानी करते थे, खुद भी किसान थे। जैसे ही उनको ये खबर लगी
कि बोल्शेविकों ने ज़मीनों के पुनर्वितरण का आदेश जारी कर दिया है, तो उनको ये डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सामंतों की ज़मीनों को लूटने वाले किसान कहीं हमारी अनुपस्थिति में हमारी ज़मीनों पर कब्जा ना कर लें। उनको ये लगा कि अब हमको सेना से छोड़कर अपने गांव लौट जाना चाहिए और भूमि पुनर्वितरण के लिए वे अपने गांव लौटने की इच्छा से सेना की नौकरी छोड़ने लगे। अपना बख्तरबंद सेना के ऑफिस में जमा किया और गांव वापस आ गए। ये जो सारी व्यवस्थाएं बोल्शेविक्स कर रहे थे, इनकी गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने इसकी निंदा की। बोल्शेविकों का जो विद्रोह हुआ था पूरा, उसके खिलाफ थे ये लोग। नोट कर लीजिए ये तीनों नाम। गैर बोल्शेविक समाजवादी मतलब रूस में समाजवादियों का एक तबका और था, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? रेडिकल्स, लिबरल्स और रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव। तो यहाँ पर जो जारशाही के समर्थक थे ये तो हो गए रूढ़िवादी, जिनको हम वाइट्स भी बोल सकते हैं। बाकी जो समाजवादी थे, समाजवादी क्रांतिकारी, इनको ग्रीन्स की संज्ञा दी गई, आगे हम देखेंगे। तो इन सारे लोगों ने बोल्शेविक रिवोल्ट, बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उन्होंने कहा वी कंडेम्ड द बोल्शेविक्स रिवोल्ट। और निंदा ही नहीं की, बल्कि बोल्शेविकों से लड़ने के लिए ये लोग संगठित भी होने लगे और उसके लिए इनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा भी हुए। आपस में चर्चाएं की कि किस तरह से बोल्शेविकों से लड़ा जाए। बोल्शेविकों को रेड्स के नाम से जानते थे, लाल सेना के नाम से जानते थे। सन 1918 और 1919 में रूस के ज़्यादातर हिस्सों में सामाजिक क्रांतिकारियों मतलब हरी सेना, ग्रीन आर्मी और जार समर्थकों का ही नियंत्रण रहा। भले ही रूस में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने क्रांति में सफलता अर्जित कर ली, समाजवादी सत्ता स्थापित कर ली, इसके बावजूद भी चूंकि संविधान सभा के चुनाव में बोल्शेविकों की हार हो चुकी थी, इस हार से गैर बोल्शेविकों के हौसले बुलंद थे। उनका अभी भी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में और अनेक हिस्सों में अभी भी कब्जा बना हुआ था। इनमें से जो सामाजिक क्रांतिकारी थे उनको ग्रीन्स और जो राजा के समर्थक, जार के समर्थक थे, उनको वाइट्स के नाम से बुलाया जाता था, जबकि बोल्शेविकों को रेड्स कहा जाता था। तो इन रेड्स के खिलाफ ग्रीन्स और वाइट्स सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार होने लगे और इसके लिए इनको न केवल देश के अंदर से बल्कि विदेशों से भी सहयोग और समर्थन मिल रहा था। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो ग्रीन्स थे और जो वाइट्स थे, ग्रीन्स मतलब सामाजिक क्रांतिकारी और वाइट्स मतलब राजा के समर्थक लोग, इनको समर्थन मिल रहा था फ्रांस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से और जापान से। अच्छा, ये लोग समर्थन क्यों कर रहे थे? ये सारे के सारे देश पूंजीवादी शासन व्यवस्था वाले देश थे। ये नहीं चाहते थे कि रूस में समाजवाद फले फूले और इसीलिए ये लोग किसी भी तरह से रूस में जो सामाजिक लोकतांत्रिक लोग थे, जिनको हम बोल्शेविक्स के नाम से भी जानते हैं, इनके खिलाफ ग्रीन्स को और वाइट्स को सपोर्ट कर रहे थे। इन ग्रीन्स और वाइट्स टुकड़ियों तथा बोल्शेविकों के बीच जो युद्ध हुआ, इसी युद्ध को गृह युद्ध अर्थात सिविल वॉर की संज्ञा दी जाती है। इस बात को ध्यान रखिए, गृह युद्ध रूस में किस किस के बीच हुआ? बोल्शेविकों और गैर बोल्शेविकों के बीच। और जब यह गृह युद्ध हुआ तो लूटमार, डकैती, भुखमरी, मतलब ये बहुत बड़े पैमाने पर पूरे रूस में फैल गई। बहुत सारे वाइट्स, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है वाइट्स का मतलब क्या होता है। वाइट्स मतलब राजा के समर्थक, राजशाही के समर्थक लोग। इनमें बहुत सारे लोग निजी संपत्ति के हिमायती थे और इन्होंने ज़मीनों पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ बहुत सख्त रवैया अपनाया। ये जो वाइट्स थे, जो राजा के समर्थक थे, इन्होंने ज़मीनों पर कब्जा करने वाले किसानों को पकड़ा और उनकी सुटाई पिटाई कर डाली। और इन हरकतों के कारण इनका समर्थन तेजी से घटने लगा। मतलब ये गैर बोल्शेविक कहलाए। मतलब वाइट्स और ग्रीन्स से जनता परेशान हो गई। क्यों? क्योंकि ये निजी संपत्ति के हिमायती थे। किसानों ने निजी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया था और इस वजह से इन्होंने किसानों की पिटाई कर दी, तो ये लोग अलोकप्रिय हो गए ये लोग, और इनके प्रति जनता में समर्थन
घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण अब कायम हो चुका था। क्यों? क्योंकि गैर बोल्शेविकों से जनता का समर्थन कम हो गया, तो रूसी साम्राज्य जो था पुराना, उसके बहुत सारे हिस्सों पर बोल्शेविकों ने अपना कब्जा जमा लिया। अच्छा, इस नियंत्रण में इनको गैर रूसी राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड के राष्ट्रवादियों का और मुस्लिम जदीदियों का सहयोग मिला, मदद मिली। जहां रूसी उपनिवेशवादी बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां इनकी मदद की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वे अपने आप इनके समर्थन में आ गए, बोल्शेविकों की विचारधारा के समर्थन में आ गए। उन्होंने किसी तरह का कोई प्रतिरोध नहीं किया। लेकिन जहां पर ये प्रतिरोध किया गया, जैसे मध्य एशिया का खीवा, वहां पर बोल्शेविकों ने उपनिवेशों में समाजवाद की रक्षा के नाम पर जो लोकल राष्ट्रवादी थे, जो स्थानीय राष्ट्रवादी थे, जैसे खीवा के जो राष्ट्रवादी थे, उनका बड़े पैमाने पर कत्लेआम कर डाला। और समाजवादियों की इस हरकत ने सारे लोगों को स्तब्ध कर दिया। ऐसे हालात में लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बोल्शेविक सरकार करना क्या चाहती है। लोग चर्चाओं में ये कहते, यार अपनी तो पल्ले नहीं पड़ रहा है कि आखिर ये बोल्शेविक्स चाहते क्या हैं। कभी बोलते हैं कि सारे समाज के लोग एक साथ हैं, और दूसरी तरफ जो इनकी बात नहीं मान रहा है तो अपने समर्थकों से इनको पिटवा रहे हैं। ये बात हमारी समझ के बाहर है। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। जब बोल्शेविकों के खिलाफ में देश के अंदर उपनिवेशों में माहौल ये गरमाने लगा, चर्चाएं गर्म होने लगीं कि ये बोल्शेविक्स आखिर चाहते क्या हैं, अपने उपनिवेशों में कत्लेआम क्यों मचा रहे हैं, तो इस समस्या से निजात पाने के लिए बोल्शेविकों ने जहाँ जहाँ उनका नियंत्रण था जिन उपनिवेशों में, वहाँ पर एक छूट दे दी और ये बोल दिया कि आपको पॉलिटिकल ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा दिया जाता है, राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान की जाती है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे ये राजनीतिक स्वायत्तता क्या होती है, तो आपको बता दूं कि वह भौगोलिक क्षेत्र जो रूस के कब्जे में था, वो नियंत्रण तो रूस का होता, विचारधारा रूस की कहलाएगी, मतलब वो रूस के अंडर में रहेगा, लेकिन वहाँ के नियम कानून वहाँ के स्थानीय लोग अपनी परंपराओं के अनुसार लागू कर सकते हैं। इसके बावजूद भी, राजनीतिक स्वायत्तता देने के बावजूद भी, बोल्शेविक्स वहाँ पर अपना प्रभाव पूरे तरीके से नहीं जमा पाए। क्यों? चलिए समझते हैं। बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थीं। इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने में ये लोग आंशिक रूप से ही सफल हो पाए, पूरे तरीके से नहीं। घुमंतुवाद मतलब वही बंजारापन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना, घूमना फिरना। जबकि बोल्शेविकों का कहना था आप कॉलोनी हो, उपनिवेश हो, आप अपने उपनिवेश में रहिए, खाइए, जो करना सो करिए, लेकिन रूस की मुख्य भूमि की तरफ आने का प्रयास मत कीजिए, हमारे दूसरे उपनिवेशों पर मत जाइए। मतलब घुमंतुवाद, घुमक्कड़ जिंदगी बंद कर दीजिए। और इस तरह से अनेक प्रकार की सेंसरशिप्स बोल्शेविकों ने ला दी, और जिससे वे लोग अपनी विचारधारा को उपनिवेशों में लागू करने में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि अक्टूबर के बाद क्या बदला। अब यदि आपसे मैं पूछूं कि अक्टूबर के बाद क्या बदला, अक्टूबर के बाद काफ़ी कुछ बदला। अक्टूबर के बाद रूस की ड्यूमा जो है वह अखिल सोवियत रूसी कांग्रेस को संसद का दर्जा मिल गया। अक्टूबर की क्रांति के बाद जर्मनी से ब्रेस्ट लिटोवस की संधि हुई। अक्टूबर की क्रांति के बाद रूस को बहुत बड़ा जो भौगोलिक भूभाग था, लगभग 1/3 फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया आदि रूस के हाथ से चले गए। इसके अलावा उपनिवेशों में रूस की जो थी वह बातों को आंशिक रूप से माना गया। लेनिन देश का एकमात्र नेता हो गया। इसके बावजूद भी बोल्शेविकों और गैर बोल्शेविकों में युद्ध की स्थिति बनी रही और गृह युद्ध छिड़ गया। ये सारी चीज़ें अक्टूबर के बाद हुई। मतलब अक्टूबर के बाद क्या क्या बदला, ये चीज़ें आप लोग समझ चुके हो। और यदि आप समझ चुके हो तो चलिए इन 5 प्रश्नों को नोट कर लीजिए।
पहला प्रश्न, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं? पहला रेड्स, दूसरा ग्रीन्स और तीसरा वाइट्स। रूस में गृह युद्ध छिड़ने के क्या कारण थे? तीसरा प्रश्न, रूसी सैनिक अपनी नौकरी छोड़कर गांव वापस क्यों आ रहे थे? चौथा प्रश्न, बोल्शेविकों ने चुनाव में हार के बाद क्या निर्णय लिया? और पांचवा प्रश्न, बोल्शेविकों के खिलाफ किन देशों का समर्थन गैर बोल्शेविकों मतलब ग्रीन्स और वाइट्स को मिल रहा था? ये 5 प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहे हैं यही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग हमेशा मुझसे ये बोलते हैं कि सर महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए, तो पूरे वीडियो को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, देखने के बाद ये जो 5 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ यही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनके उत्तर आपको लिखना है अपनी भाषा में। हालांकि महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित आने वाले वीडियोस में बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सबसे पहले हम फ्रांसीसी क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो लेकर आऊँगा। अभी मैं देखने में आ रहा है कि आप लोगों का ध्यान सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई से थोड़ा सा हटा है। इसका रिफ्लेक्शन मेरे व्यूज़ पे दिख रहा है कि जो मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर में, वहाँ पर आप लोगों के रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे, आप लोगों ने देखना कम कर दिया है। वजह जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझे पता होगा तो डेफिनेटली मैं इन वीडियोस में और सुधार करने की कोशिश करूंगा। हाँ, आपकी जो शिकायत है उसको भी मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो संग्रह है, प्रश्न बैंक है, वह मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तैयारियां चल रही हैं, हमारी टीम उसको बना रही है। बहुत जल्दी वो सारे प्रश्न आपके सामने होंगे। लेकिन आप यदि चाहते हैं कि मैं इसी तरह लगातार आपसे रूबरू होते रहूं, तो प्लीज़ ई क्लासेस बाय मनीष सर को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, ये जो संदेश है इसको ध्यान रखिए, इसका पालन करते हुए विद्यालय जाइए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट बॉक्स में ही उनका समाधान करने की कोशिश करूँगा। और यदि नहीं हो पाता है तो हम अलग से इसका वीडियो बनाकर कोशिश करेंगे। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।